हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक और नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको पूरे एशिया के हर एक कोने से रूबरू करवाएगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये एशिया की कंप्लीट जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया है। तो अगले आने वाले 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको एशिया के बारे में और कुछ जानने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो एशिया की कहानी शुरू होती है एक महाटक्कर से। अराउंड 50 मिलियन साल पहले इंडिया का लैंड मास गोंडवाना से टूटकर नॉर्थ की तरफ भागा और इसकी स्पीड थी 15 सेंटीमीटर पर ईयर। अभी आपको ये काफ़ी स्लो लग रहा होगा, लेकिन जियोलॉजिकल टर्म्स में उस टाइम ये बुलेट ट्रेन की स्पीड थी। अब जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो धरती की पूरी कोशिश थी रास्ते से हटने की, लेकिन जगह नहीं थी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि धरती ऊपर उठने लगी और बने हमारे हिमालयाज। आज भी एवरेस्ट हर साल 4 मिलीमीटर बड़ा हो रहा है। अब ये हिमालयाज सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एशिया के क्लाइमेट कंट्रोलर हैं। अगर ये नहीं होते तो मॉनसून की हवाएं सीधा साइबेरिया निकल जाती और हमारा प्यारा भारत एक बंजर डेजर्ट होता। इन्हीं पहाड़ों से निकलते हैं वो रिवर्स जो 2 बिलियन लोगों की प्यास बुझाते हैं। वो रिवर्स हैं इंडस, गेंजेस और ब्रह्मपुत्र। इन हिमालयाज को हम द थर्ड पोल कहते हैं। यहाँ पोल रीजन्स के बाहर सबसे ज़्यादा बर्फ है। 2026 में वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच वाटर वॉर्स का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ देखते हैं तो एशिया रिंग ऑफ फायर पर बैठा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट एशिया के नीचे धंस रही है। इस वजह से जापान और इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। इंडोनेशिया में 400 से ज़्यादा वोल्केनोज हैं और यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स एक लाइफस्टाइल है। अर्थक्वेक्स और सुनामीज यहाँ की ज्योग्राफी का परमानेंट हिस्सा है। लेकिन इन नेशंस ने डिजास्टर मैनेजमेंट में पीएचडी कर ली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान की बिल्डिंग्स 9.0 मैग्नीट्यूड का झटका भी सह सकती हैं। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंट्री में एक ही पर्टिकुलर डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर बहुत फ्रीक्वेंटली अकर करता है, बहुत फ्रीक्वेंटली से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली अकर करता है, तो वो कंट्री जाहिर सी बात है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढेगी और उस कंट्री में रहने वाले लोग भी आइडियाज़ निकालेंगे। और जापान तो है ही एक ऐसा देश जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, तो इसलिए वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि वो 9.0 मैग्नीट्यूड का झटका भी झेल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ के बारे में, यानी ऐसे देश जो आधे एशिया में हैं और आधे यूरोप में हैं। सबसे पहले रशिया का 75% हिस्सा एशिया में है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। और 2026 में रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। इनका येमेल पेनिनसुला दुनिया की एनर्जी किचन है, लेकिन यहाँ का दुश्मन है पर्माफ्रॉस्ट मेल्टिंग, मतलब ज़मीन नरम हो रही है और बड़े बड़े क्रेटर्स बन रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉकेसस। अब देखिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान ये छोटे देश हैं, लेकिन इनकी पावर इनका लोकेशन है। अजरबैजान के पास कैस्पियन सी का तेल है और जॉर्जिया वो रास्ता है जहां से पाइपलाइंस रशिया को बाईपास करके यूरोप जाती हैं। 2026 में ये रीजन वेस्ट वर्सेस ईस्ट का असली बैटल ग्राउंड है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। इसकी पावर है यूरेनियम। दुनिया का अराउंड 40% यूरेनियम यहीं से आता है। बिना कजाकिस्तान के दुनिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। इसके पास
दरवाजा गैस क्रेटर यानी द डोर टू हेल है, जो 50 साल से जल रहा है। इसका 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व इसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्स कर्स। अब इन देशों के पास तेल और मिनरल्स तो बहुत हैं, लेकिन समंदर नहीं है। इसलिए ये देश हमेशा रशिया और चाइना पर डिपेंड रहते हैं अपने माल को बेचने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अपने घर यानी साउथ एशिया के बारे में। यहाँ दुनिया की 25% पॉपुलेशन रहती है और इस सेगमेंट में हम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के बारे में। 2026 में इंडिया की जीडीपी अराउंड $4.5 ट्रिलियन को टच कर रही है। इंडिया की ज्योग्राफी इसकी सबसे बड़ी ढाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ में हिमालयस हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साउथ में अराउंड 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हमें ट्रेड की पावर देती है। इसके साथ ही साथ इंडिया की एक और पावर है डेमोग्राफी। हमारे पास सबसे जवान वर्कफोर्स है और ज्योग्राफिकली इंडिया इंडियन ओशन का राजा है। हमने अंडमान एंड निकोबार में जो बेस बनाया है वो चाइना की हर एक शिप पर नजर रखता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, जिसकी जीडीपी अराउंड $450 बिलियन प्लस है और ज्योग्राफिकली ये एक डेल्टा नेशन है। डेल्टा नेशन मतलब जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं। ये देश हर साल डूबने के कगार पर रहता है ड्यू टू फ्लड्स, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है। हर साल साइक्लोन्स इसका पीछा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने साइक्लोन शेल्टर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम में दुनिया को लीड किया है। अब देखिए ये वही बात हो गई, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो अर्थक्वेक्स वॉकर करते हैं, तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन हुई हैं कि वो 9.0 मैग्नीट्यूड का झटका सह सकती हैं। वैसे ही बांग्लादेश ने किया है, क्योंकि साइक्लोन्स का अकरेंस बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वहाँ जो साइक्लोन शेल्टर्स है और अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आगे है। और तो और इसका टेक्सटाइल सेक्टर लगभग 50 बिलियन क्रॉस कर चुका है और इसका टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी का कोर उसका डिपेंडेंस है इंडस रिवर पर, जो पूरे देश की एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन को सस्टेन करता है। नॉर्थ में हिमालयास और काराकोरम रेंज नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं, जबकि बाकी एरियाज काफ़ी एरिड हैं। इसीलिए पानी यहाँ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है। इस कंटेक्स्ट में इंडस वाटर्स ट्रीटी पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इंडस रिवर नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा और क्रॉप्स नहीं होंगे, देन इकोनॉमी नहीं होगी और सर्वाइवल मुश्किल होगा, जिसके बाद विद टाइम एक ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल ही नहीं होगा। अगर बात करें इकोनॉमी की, तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है पाकिस्तान की इकोनॉमी। अराउंड 300 to 350 बिलियन डॉलर्स के करीब इसकी इकोनॉमी है, जहां एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डोमिनेट करते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ग्रोथ को स्लो करते हैं। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू चाइना के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है, स्पेशली ग्वाडर पोर्ट को ट्रेड हब बनाने के लिए। लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इन्फ्लुएंस और फ्रीक्वेंट फ्लड्स जैसे डिजास्टर्स पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए मेजर चैलेंजेस बने हुए हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान एक रग्ड लैंडलॉक कंट्री है, जहां हिंदू कुश माउंटेन्स पूरे देश को डिवाइड करते हैं। इसी वजह से सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हिस्टोरिकली वीक रही है और सोसाइटी ट्राइबल लाइंस पर डिवाइडेड है। क्लाइमेट हार्श है
और एग्रीकल्चर लिमिटेड है, जिसकी वजह से इकॉनमी लार्जली सबसिस्टेंस बेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, जो ट्रेड और कनेक्टिविटी को अनफॉर्चुनेटली रेस्ट्रिक्ट करता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट्स पर अफगानिस्तान स्ट्रगल करता है। डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और इनस्टेबिलिटी ने डेवलपमेंट को रोक दिया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ दोनों पर इम्पैक्ट हुआ है। फिर भी इसकी लोकेशन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक लैंड ब्रिज बनाती है। अगर फ्यूचर में स्टेबिलिटी आती है तो अफगानिस्तान एनर्जी पाइपलाइंस और ट्रेड कॉरिडोर्स के लिए एक की ट्रांजिट हब बन सकता है, बट अभी के लिए इसका पोटेंशियल लार्जली अनटैप्ड है। अगर बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशन में इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन मेजर शिपिंग रूट्स के पास है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को यूरोप और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करते हैं। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम हब है। अगर बात करें इकोनॉमी की, तो वो टूरिज्म, एग्रीकल्चर और पोर्ट्स पर डिपेंड करती है, जहां पोर्ट ऑफ कोलंबो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रीसेंट इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बावजूद श्रीलंका की लोकेशन इससे इंडिया और चाइना के बीच एक की जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाती है। अगर बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड हिमालयन कंट्री है जो हिमालयाज के बीच बसा हुआ है। यहाँ माउंट एवरेस्ट भी है, तो टूरिज्म का ये एक मेजर सोर्स है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये लार्जली एग्रीकल्चर से आता है और रेमिटेंस पर डिपेंड करता है, और हाइड्रो पावर इसका फ्यूचर पोटेंशियल है। अब ये क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में है, तो इस वजह से नेपाल का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी हाई है। अगर बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान एक छोटा हिमालयन किंगडम है जो अपनी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस फिलॉसफी के लिए बहुत फेमस है। ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर बहुत फोकस है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स मेनली टू इंडिया पे डिपेंड करती है और टूरिज्म पर बेस्ड है। भूटान कंट्रोल टूरिज्म फॉलो करता है ताकि कल्चर और नेचर प्रिजर्व रहे। अगर बात करें मालदीव्स के बारे में, तो मालदीव्स एक ट्रॉपिकल आइलैंड नेशन है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, और आप मानेंगे नहीं, लेकिन 1000+ कोरल आइलैंड से ये मिलकर बना है। टूरिज्म इसकी बैकबोन है, स्पेशली लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। राइजिंग सी लेवल्स की वजह से मालदीव्स दुनिया के सबसे वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है, और स्ट्रैटेजिकली भी ये इंडिया और चाइना के बीच इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं ईस्ट एशिया के बारे में। तो ईस्ट एशिया में आने वाली कंट्रीज पे डायरेक्टली हॉप करने से पहले मुझे आपको इस रीजन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में आने वाली कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। तो देखिए, ईस्ट एशिया दुनिया का सबसे एडवांस्ड और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, जहां ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखता है। ये रीजन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर का हब है, जहां से दुनिया की सप्लाई चेन्स ऑपरेट होती हैं। अब ईस्ट एशिया में हम कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और मंगोलिया पर फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद चाइना ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा और पावरफुल कंट्री है, जिसकी जीडीपी अराउंड 18 to 19 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। लेकिन चाइना की असली पावर सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस में छुपी है। आज दुनिया की हर दूसरी चीज़ जो आप आपके घर में यूज़ करते हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कार हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो चाइना में बनती है। और इसीलिए ग्लोबल जाइंट्स जैसे कि एप्पल और टेस्ला भी चाइना पर डिपेंड रहते हैं। पॉलिटिकली
चाइना एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करता है, जहां गवर्नमेंट बड़ी डिसीजंस बहुत तेजी से लेती है और उन्हें ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी करती है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू चाइना अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस एशिया से लेकर यूरोप तक फैला रहा है। लेकिन इस सुपर पावर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी एजिंग पॉपुलेशन, और दूसरा सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट है ताइवान, जहां की TSMC दुनिया की मोस्ट एडवांस चिप्स बनाती है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं जापान के बारे में। इसकी GDP अराउंड 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स है, और जापान की असली पावर उसकी इनोवेशन और प्रेसिशन टेक्नोलॉजी है। रोबोट्स, ऑटोमेशन, बुलेट ट्रेन्स और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में जापान दुनिया का बेंचमार्क सेट करता है। अब कंपनीज जैसे कि टोयोटा और सोनी ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करती हैं। अगर बात करें पॉलिटिकली, तो जापान एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और US का एक स्ट्रॉन्ग एलाय है, जो इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करता है। लेकिन जापान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो सकती है। साथ ही जापान नेचुरल डिजास्टर्स के रिंग ऑफ फायर पर है, जहां अर्थक्वेक्स और सुनामीज हमेशा एक कांस्टेंट थ्रेट बने रहते हैं। अब बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में, जिसकी GDP अराउंड 1.7 to 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। साउथ कोरिया की पावर उसकी एक्सपोर्ट ड्रिवन और टेक हैवी इकोनॉमी है, जहां सैमसंग, Hyundai और LG जैसे जायंट्स दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल सप्लाई करते हैं। आपके घर में भी इन ब्रांड्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट या डिवाइस ज़रूर होगा। अब ये देश इतना फास्ट डेवलप हुआ है कि इसे हम द मिरेकल ऑन द हान रिवर भी कहते हैं। पॉलिटिकली साउथ कोरिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा चैलेंज है उसका पड़ोसी यानी नॉर्थ कोरिया, जिसे कांस्टेंट मिलिट्री टेंशन बना रहता है। इसके अलावा यहाँ एक्सट्रीम वर्क कल्चर, लो बर्थ रेट और हाई यूथ स्ट्रेस भी एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम बन चुका है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर बात करें ताइवान के बारे में, तो इसकी GDP अराउंड 800 बिलियन डॉलर्स है, और इसकी सबसे यूनिक पावर है इसका सेमीकंडक्टर मोनोपोली, जहां TSMC दुनिया के अराउंड 90% एडवांस चिप्स बनाता है। ये चिप्स स्मार्टफोन्स, AI, डिफेंस सिस्टम्स और कार्स सबके लिए बैकबोन है। इसलिए ताइवान को सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है। इकोनॉमिकली छोटा होने के बावजूद भी ताइवान का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटिकली ये दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि चाइना इसे एक टाइप से अपना हिस्सा मानता है कि ताइवान जो है चाइना का ही एक पार्ट है, और कभी भी एक टाइप से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब ये कॉन्स्टेंट थ्रेट ताइवान की सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है। अगर बात करें मंगोलिया की, तो इसकी GDP अराउंड 15 से 20 बिलियन डॉलर्स है, और मंगोलिया की असली ताकत है उसकी मिनरल वेल्थ। मिनरल्स जैसे कि कोल, कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। ये देश जियोग्राफिकली चाइना और रशिया के बीच एक टाइप से सैंडविच की तरह है, और इसलिए इसका जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हाई है। पॉलिटिकली मंगोलिया एक डेमोक्रेसी है जो थर्ड नेबर पॉलिसी फॉलो करता है, यानी वो USA और यूरोप के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करके रखता है, अपने पावरफुल नेबर्स का बैलेंस बनाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है इसका लैंडलॉक्ड होना और इंफ्रास्ट्रक्चर का वीक होना, जिससे ये अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इकोनॉमी हेविली माइनिंग पर डिपेंड है, क्योंकि मिनरल वेल्थ इसकी मेन पावर है, और क्लाइमेट कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम कोल्ड और हार्श एनवायरनमेंट है। डेवलपमेंट को और डिफिकल्ट बना देता है,
ये टाइप का क्लाइमेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउथ ईस्ट एशिया, जो एशिया का अब ग्रोथ इंजन बन चुका है, जहां ग्लोबल कंपनीज चाइना से शिफ्ट होके नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रही हैं। अब देखिए, ये रीजन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्ट्रेट ऑफ मलेक्का गुजरता है, जहां से दुनिया का ह्यूज ऑयल और ट्रेड फ्लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगा। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार पे फोकस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद इंडोनेशिया, जिसकी जीडीपी अराउंड 1.4 टू अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, और इंडोनेशिया की पावर है उसकी नेचुरल रिसोर्सेज प्लस स्केल। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है, जो ईवी बैटरीज के लिए बहुत क्रिटिकल है। लेकिन डिसएडवांटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनोज, जो ग्रोथ को स्लो करते हैं। अगर बात करें वियतनाम के बारे में, तो इसकी जीडीपी अराउंड 400 बिलियन प्लस डॉलर्स है और इसकी स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट यानी कि कंपनीज चाइना से निकलकर यहाँ आ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है और पॉलिसी स्टेबल है एज कंपेयर टू चाइना। इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है, लेकिन अभी भी सप्लाई चेन के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी और एनवायरमेंटल प्रेशर चैलेंजेस हैं। अब फटाफट से थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस और म्यांमार को कवर करते हैं। सबसे पहले थाईलैंड, जिसकी जीडीपी अराउंड 500 बिलियन डॉलर्स है और ये बेसिकली टूरिज्म और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एजिंग पॉपुलेशन इसका लॉन्ग टर्म रिस्क है। देन वी हैव सिंगापुर, जिसकी जीडीपी वही सेम अराउंड 450 टू 500 बिलियन डॉलर्स है और ये एक फाइनेंशियल सुपर हब है जो स्ट्रेट ऑफ मलेक्का को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका छोटा साइज और लिमिटेड लैंड इसकी कॉन्स्टेंट है। देन वी हैव फिलीपींस, जिसकी जीडीपी अराउंड वही 450 बिलियन डॉलर्स है और फिलीपींस की यंग पॉपुलेशन और बीपीओ सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और नेचुरल डिजास्टर्स ग्रोथ को चैलेंज करते हैं। उसके बाद म्यांमार, जिसकी जीडीपी अराउंड 60 से 70 बिलियन डॉलर है और म्यांमार की लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री रूल ने इसकी डेवलपमेंट को काफ़ी स्लो कर दिया है। और इसी के साथ इस 23 से 24 मिनट की वीडियो में हमने एक शॉर्ट जर्नी के थ्रू एशिया के हर उस पावरफुल रीजन को समझा है जो दुनिया को शेप करता है, चाहे वो हिमालयाज का वाटर पावर हो, मिडिल ईस्ट का ऑयल हो, सेंट्रल एशिया की मिनरल्स हो या ईस्ट एशिया की टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी भी हमने एशिया के हर एक कंट्री को कवर नहीं किया है। अभी भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे वेस्ट एशिया के कुछ नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स और छोटे आइलैंड नेशंस अभी भी बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन रिमेनिंग कंट्रीज पे भी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं बनाऊं, तो कमेंट में आपके सजेशंस बताइएगा। तो उन कंट्रीज की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हिडन पावर्स को भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। एंड इफ़ यू ऑल वांट तो हम एक सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम वर्ल्ड की हर एक कंट्री कवर करेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू समझेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि एशिया सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, ये एक स्टोरी है, पावर, स्ट्रगल और फ्यूचर की स्टोरी। 19th सेंचुरी यूरोप की थी, 20th सेंचुरी अमेरिका की थी और 21st सेंचुरी एशिया की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है देन व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।